हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। 7-8 जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उनमें से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन जनरली एक देखा जाए तो हमारे बस अपडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, और रिवीजन के लिए कहीं कोई नया आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में नहीं है द इंडियन एक्सप्रेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर, एक सेकेंड, हेडलाइन न्यूज में सबसे पहले देखिए। आज 21 फरवरी को हम इंटरनेशनल मदर डे के रूप में सेलिब्रेट किए करते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं यूनेस्को, यूनेस्को जो कि 1999 में 1999 में जो है कि ये डे जो कि डिक्लेयर किया, आज तक सेलिब्रेट करा, उसको लेकर के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जो हमारे फार्मा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू सर थे, उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद अगर मैं दूसरा आर्टिकल्स के बारे में बात करूँ तो एडिटोरियल है वो, जैसे ये भी एडिटोरियल में लिखा गया है। एम वेंकैया नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट फार्मर रहे हैं। और जो दूसरा एक आर्टिकल लिखा गया है वो है जो है आपका क्या बोलते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के, जो अभी 2023-24 का जो बजट सबमिट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें बहुत से ज़्यादा फोकस, मतलब मोर देन 1000% टाइम प्रीवियस ईयर से ज़्यादा फोकस किया गया या फंड्स दिया गया है कि हम डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में ज़्यादा से काम करें और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम करें, उसको लेकर के है। तो इसमें ये इनका कंसर्न्स ये निकल करके आता है कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगला आर्टिकल की बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि एडवोकेट होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं या हाई कोर्ट में, तो उनको कहते हैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के रूप में, जो कि उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आर्टिकल इस बार आया हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है हम किस बेसिस पे ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा काउंसिल, क्योंकि यूपी कौन सा सीनियर एडवोकेट है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये होता क्या कि यूपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चंस पुट अप करती है, जैसे मान लिया पारोल को लेकर के जो बेल दिया जाए, इंटरिम बिल को लेकर के दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी को लेकर के, पुलिस कस्टडी को लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। पिछले 2-3 साल से ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पुट अप करती है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं आप लोगों से ग्लेशियर लेक लेकर के, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कि आइस शीट, जो बर्फ की चट्टाने हैं वो पिघल रही हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस जो है कि मल्ट होगी, पिघलेगी। तो उससे क्या होगा कि जो आसपास के एरिया हैं वहाँ पे तो फ्लड आएगा, क्योंकि जब एक सॉलिड फॉर्म में होता है वाटर तो ठीक है, लेकिन जब वो पिघलेगा, मेल्ट होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा और आसपास की जो एरिया होंगी वहाँ पे फ्लड आएगा, उससे दिक्कत होगी। दूसरी जो उससे प्रॉब्लम होगी, वो जो लेक है, जो आइस मतलब बोल सकते हो कि वहाँ पे आइस शीट हुआ करती थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक बन जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये भी तो बढ़िया है, आइस से जो है कि हम क्या बोलते हैं इसको वाटर यूज करेंगे, लेकिन सही है, बट इसका और अगर आगे बढ़ करके आप देखें तो इसमें दिक्कत क्या आएगी। जैसे आइस शीट होती है ना, जो बर्फ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। तो आपके दिमाग में आएगा एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो देखिए वो होता है जैसे मेरे 100 यूनिट सन की रेज आती है, जो सूर्य की प्रकाश आता है ग्लेशियर पे पड़ता है, तो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम बोल सकते हो 70 75% फिर वापस हिट चली जाती है, राइट। जब वो जो वापस जाती है उसी को एल्बिडो बोलते हैं। तो आइस जो टेरिटरी पे है, आइस सबसे ज़्यादा जो है कि एल्बिडो उसका पाया जाता है। फिर उसके बाद बोल सकते हो जो डेजर्ट एरिया होता है उस वहाँ पे पाया जाता है एल्बिडो के लिए। तो उससे क्या है कि अगर आइस जो है वाटर में जाए तो वाटर ज़्यादा होल्ड करेगा ना टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा कि तो हमारे एटमोसफेयर में और ज़्यादा जो है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं और जो है कि फ्रिक्वेंटली होंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक छत्तीसगढ़ में अभी क्या हुआ, कुछ दिन अभी कल परसों की बात है कि वहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपको पता होगा हमेशा कहा जाता है ईडी की रेड पड़ी है, सीबीआई की भी रेड पड़ी है, आईटी डिपार्टमेंट की कुछ दिन पहले आईटी डिपार्टमेंट का पड़ा हुआ था। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है कि रेड पड़ा है, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या इशू है इसको लेकर के। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस किए थे कि हम जो है कि इस समय, एक सेकेंड थोड़ा सा, इस समय जो है कि कुछ दिन पहले की बात है कि चाइना का कुछ बैलून जो थे अमेरिका कॉन्टिनेंट में, बोल सकते हो अमेरिका के इस कंट्री के ऊपर जो कि घूम रहे थे, उड़ रहे थे, तो वो अमेरिकन डिफेंस ने जो कि उसको मतलब मार गिराया। तो उससे क्या हुआ कि जो
अमेरिका और चाइना के बीच में ऑलरेडी ही टेंशन बना हुआ था और इस वजह से और तनाव बढ़ गया। तो अभी इन दोनों में एक प्रॉक्सी वार जैसा एक सिचुएशन है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉक्सी वार क्या होता है। प्रॉक्सी वार देखिए ये होता है कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पे वार होता है। आइडियो ओपन वार नहीं होता कि बंदूक फायरिंग हो रही जिसे रसिया और यूक्रेन में चले, ऐसा नहीं। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में, 44-45 में, तो उस वहां से लेकर के 45 से लेकर के 91 तक, जब तक यूएसएसआर कोलैप्स नहीं हो गया, रसिया के रूप में निकला, तब तक 40-45 साल जो कि अप्रोक्सीमेटली प्रॉक्सी वार चला। प्रॉक्सी वार का मतलब अब ये होता है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू आइडियोलॉजिकली। उस समय जो था कोल्ड वार में, उस समय एक तरफ जो है कि आपका रसिया रिप्रेजेंट कर रहा था इसको क्या बोलते हैं सोशलिस्ट ग्रुप को, दूसरी तरफ अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था कैपिटलिस्ट ग्रुप को। तो ये वार है। तो अभी जो है ये एक तरह अमेरिका है और दूसरी तरफ आपका जो है कि चाइना है, इन दोनों के बीच में वार चल रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आर्टिकल पे अगर बात करूँ आप लोगों से जापान को लेकर के, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है कि उसने लॉन्च किया और इस वजह से जो है कि काफ़ी तनाव हो गया। तो अभी जो जापान है इसका ये कहना है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कि एक मतलब बोल सकते हो कि समिट बुलानी चाहिए और इसमें डिस्कस करना चाहिए इस तरह की जो मिसाइल या वेपन्स लोग लॉन्च कर रहे हैं इसको लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि अभी क्या हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉस ऑफ द बैंकों का होता है या फिर सेंट्रल बैंक होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की, उसने ये किया है ना कि एक स्कीम के तहत एक स्कीम थी उसको बैन कर दिया। उसमें स्कीम में बैन क्या किया, जैसे मान लीजिए बैंक होते थे और जो है कि एनबीएफसी जो बैंक इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो होता है कि आप बैंक में जाइए सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए तो वो क्या होंगे कि वो आपको लोन दे देंगे सारे वेरीफाई। दूसरा ये होता है कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन जैसे ऐप हो, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए पेटीएम हो, जीपे हो, ठीक है, जिसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप हो, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लो कि हमें लोन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके फिर बैंक को अप्लाई करेंगे, बैंक फिर उसको देगी फिर। तो मतलब एक ऐप जो होते थे वो मीडिएटर का काम करते। तो अभी आरबीआई ने इस स्कीम को बैन कर दिया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। वो इस स्कीम का नाम फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी स्कीम करके है। उसके बाद अगर बात देखें नेक्स्ट आर्टिकल, जो नीति आयोग, हमारी एक नीति आयोग है जो 2015 में 1 जनवरी 2015 को इन फंक्शन में आई, वो रिप्लेस कर दिया 65-70 साल पुरानी जो हमारी एक इंस्टीट्यूशन थी, उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, 50 में बनी गई थी, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। तो उसके जो आप बोल सकते हो कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट हुआ 2 सालों के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद अभी ये देखा गया पिछले 9 महीने में रेमिटेंस जो है कि सबसे कम आया हुआ है। रेमिटेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। रेमिटेंस ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड्स है या फिर आपका एल्डर ब्रदर है या फादर है, किसी और कंट्री में अदर देन इंडिया में गए, इंडिया के अलावा कहीं और गए, वहाँ पे जॉब करते हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जिस सेक्टर में, और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं और फिर आपको भेजते हैं घर पे, तो वो रेमिटेंस होता है। तो आपके दिमाग में आएगा फिर एफडीआई एपीआई का, तो वो रेसिडेंस कोई नहीं होता सिटीजन इंडिया का। जो एफडीआई एफपीआई होती है वो किसी और कंट्री का सिटीजन होता है, वो इन्वेस्ट करता है इंडिया में, उसको जो है कि एफडीआई एफपीआई के रूप में। तो एफडीआई एफपीआई में डिफरेंसेस क्या है, अगर आप मोर देन 10% अगर इन्वेस्ट किसी कंपनी में करते हो, शेयर होल्डर में करते हो, तो वो एफडीआई होगा। दूसरी बात, अगर लेस देन 10% हो तो ये जो है कि एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। ये का मायारंग कमेटी ने इसको जो है कि क्लेरिफिकेशन किया, ऐसा कहीं और जगह पे नहीं क्लेरिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आज का आर्टिकल है, अब इसमें ये है प्रिविलेजेस को लेकर। जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा जो कि मतलब प्रोटेक्शन दिया गया होता है कि आप बोलिए, तो उसको लेकर के जो हमारे एक प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट है और ये वर्क करते हैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा की। इन्होंने कहा कि जो कहा क्या इन्होंने किया कि इस कमेटी को भेजा रिपोर्ट, ये जो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा के, कि कुछ कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो एमपीज हैं ये अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच किए हैं और इनको देखिए अगर ये करते तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इधर क्लियर।
तो ये हमने ओरल डिस्कस किया। अब आता है पीडीएफ के थ्रू देख लेते हैं, और भी छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं, हम उसको भी कवर कर लेते हैं उससे। तो ये मेजर हमारा 5-7 जो आर्टिकल था इसको डिस्कस किए। तो बिना विलंब किए हम आते हैं सबसे पहले अपने मेन आर्टिकल पे। एक सेकंड वेट करिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो छोटा सा एक आर्टिकल, अभी क्या हुआ है कि हरियाणा पुलिस के कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं। होता क्या है ना, जैसे पुलिस होती है तो ये अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोने नुक्कड़ पे जा करके सूचना कलेक्ट कर देगी। आप अगर अब तक 56 अगर मूवी देखे होंगे नाना पाटेकर के, उसमें ऐसा ही होता है, उनके इन्फॉर्मर्स होते हैं। तो जो पुलिस फोर्स होती है ना, ये कुछ लोगों को अपना इन्फॉर्मर के रूप में यूज करती है, अब उनको कुछ अमाउंट भी पे किया जाता है। तो उसको लेकर के एक आया हुआ है रिपोर्ट की बुक फॉर मर्डर बाय राजस्थान पुलिस 3 अक्यूज ऑफ वर्क आज ये हरियाणा पुलिस। इसका कहना है कि 3 हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर है, वो जो है कि आज ये राजस्थान मर्डर केस के लिए जो कि इनको दोषी ठहराया गया, बुक किया। फिर इसके बाद ये ईपीएफओ अलाउड एम्प्लॉय टू द नाउ ऑप्शन फॉर द हायर पेंशन के लिए। अब देखिए ईपीएफओ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी ईपीएफओ जो है ना, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये कमाते हो, तो इसका कुछ एक मान लीजिए 10% या 5% जो है कि ईपीएफओ में जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि चलिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का है तो सही है, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है और आज मान लीजिए अमेजॉन कंपनी में काम कर रहा है, कल जाकर के एप्पल में करने लगे तो क्या होगा। देखिए कुछ होता नहीं है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही ईपीएफओ अकाउंट हो जाएगा आपका। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करिए, बदलते रहिए, आपका नंबर रहेगा, आपके एक नंबर में ऑटोमेटिक जो कि आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज उसमें चला जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शिवसेना की जो पार्टी में स्प्लिट हुआ था, मतलब विखंडन हुआ था, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो रियल शिवसेना है वो जो कि शिंदे ग्रुप जो है उनका है। तो ये उद्धव ठाकरे जो पहले थे चीफ मिनिस्टर, वो सुप्रीम कोर्ट कहीं गए हैं। इनका ये आर्गूमेंट है कि हम लोग मेजोरिटी में हैं, कहाँ, लेजिस्लेचर असेंबली में तो नहीं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए। अब कैसे, देखिए जो 6 या 7 स्टेट हैं, उसमें से यूपी है आपका, फिर बिहार है, ठीक है, अब महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना, तो इसमें क्या है कि 2 हाउसेस हैं। एक को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है। और ये जो काउंसिल होती है ये राज्यसभा जैसे सेंटर में काम करती है, वैसे ही जो कि काउंसिल जो है कि आपका स्टेट में काम करती है, उसको लेकर के यहाँ पे तो उनको कहना है कि हम मेजोरिटी में है। अभी क्या हुआ कि कुछ दिन का पिछले साल से ही चला आ रहा है, जो अंडमान के एक फार्मर एक्स चीफ सेक्रेटरी, उनके ऊपर जो कि रेप जैसी केस लगे हुए थे, उनको अभी बेल मिली हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक आर्टिकल है, ये देखिए, ये जो पिक्चर दिखा रहा है यहाँ पे, मैंने कुछ लिख दिया है, कोई बात नहीं। जो बिडेन है वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, ये सडनली मतलब अचानक जो है कि यूक्रेन गए और वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले, जो जेलेस्की करके हैं उनसे। तो ये काफ़ी सरप्राइज विजिट रही है और काफ़ी इसका कंसिक्वेंसेस निकल करके आया। इन फ्यूचर में आर्टिकल्स भी आएंगे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर के जो कि 18 का रेड पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद बीजेपी का ये कहना है कि हम एंटी क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि इस समय जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं या फिर क्रिश्चियन लोग हैं उनके पे ये ब्लेम कर रहे हैं इस समय हमारे ऊपर जो कि कम्युनल अटैक हो रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जोशीमठ, हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अभी एक फ्रेश फिर वहाँ पे क्रैक जो कि जनरेट हो गया, पहले ही हुआ था कुछ पिछले साल से, और अभी जो कि फ्रेश जो कि क्रैक जनरेट हुआ। क्यों हुआ, वहाँ पे जो कि टेक्टोनिक प्लेट का जो है कि सबडक्शन होता है। फिर इसके बाद हाउ दिल्ली ट्रेवल, आप देख सकते हो ना कि जो दिल्ली ने हाई पोल्यूटेड और हाई व्हीकल, हमने पिछले कुछ दिन डिस्कस किया था कि देख सकते हो कि इतने पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ के ऊपर है 2021 में। फिर रोड लेंथ की बात करें तो वो है 33,198 किलोमीटर इन 2021 में है। और इसमें अगर देखेंगे ना तो जो 4 व्हीलर हैं, जो मतलब प्राइवेट कार हैं, होते हैं 33 लाख के आसपास, 33। उसके बाद जो 2 व्हीलर है 82 लाख के आसपास है। फिर उसके बाद जो गुड्स सर्विस मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करती हैं वो 3.7 लाख है। फिर इसके बाद अगर बात है ऑटो रिक्शा जो है 1.14 है। फिर उसके बाद अगर टैक्सीज वगैरह जो ओला कैब होती हैं उनका देखा है 1.12 लाख टैक्सीज हैं।
फिर उसके बाद बसेस जो होती हैं डीटीसी वगैरह की, वो 33,294 हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रेवल लोग करते हैं सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा लोग बस में करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बस में करते हैं। फिर इसके बाद टू व्हीलर से लोग करते हैं। तीसरे नंबर पे अधिकतम मेट्रो से करते हैं, और चौथे पे जो है कि सॉरी तीसरे पे जो है कि आपका कार से होगा, चौथे पे मेट्रो पे, और लास्ट में ऑटो से। देखिए अब क्या है कि जैसे अगर मैं प्राइवेट कार की बात करूँ, इनकी तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, इनका कार पूलिंग किया जा सकता है। इसके बाद आप मैक्सिमम इनका बसेस का यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि दिल्ली में देखिए ना, जो डीटीसी की बसेस हैं, इनका जो कि कॉस्ट ऑफ द ट्रेवलिंग का बहुत कम है। बट अगर मेट्रो का आप देख लो ना, मेट्रो में मैं बता रहा हूँ बहुत हाई चार्जेस लगता है। ठीक है, लोग करते भी हैं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत चार्जेस करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जो हमारा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्या है कि इस समय दिल्ली में फरवरी में ही जो है कि हमारा जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली क्या एबव 30% के ऊपर हो गया है। रीजन कई हैं, पहली बात तो क्लाइमेट चेंज को बात कर दिया जाता है। दूसरी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ, ये काफ़ी वीक रहा है इस बार। ठीक है, इस चीज़ को लेकर। फिर इसके बाद 90% जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों को जो कि सरकारी जो दिल्ली स्कूल है उनमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि उनमें अगर भेजा जाएगा ना तो वो बेटर एडुकेशन पाए। ये मतलब आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली गवर्नमेंट की जो अभी चल रही है 2014 से लेकर के अभी तक है यहाँ पे। ठीक है, ये काफ़ी लैंड मार्क इनका अचीवमेंट रहा है एजुकेशन के सेक्टर में। दिल्ली के जो स्कूल हैं नो डाउट एकदम हाई क्वालिटी की, मतलब अब हो गए हाई टेक हो गए हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं। यहाँ के बच्चे आईआईटी एनआईटी नीट जैसे भी एग्जाम्स और आईएएस में जैसे भी एग्जाम्स को क्लियर कर, लेकिन अदर स्टेट के जो होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे देख सकते हो इनका जो कमेंट्स आया अपोजिशन अगेंस्ट को लेकर के। प्रिविलेज है, प्रिविलेज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए, प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट कहना है कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ कोई बोलता है एवरीथिंग नॉट एवरीथिंग सेड अमाउंट ऑफ द हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब क्या होता है, एक सेकंड थोड़ा सा। हेट स्पीच का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, हम अगर कोई चीज़ बोलते हैं उससे कोई इंडिविजुअल का अगर सेंटिमेंट हर्ट होता है तो उसको हम जो है कि हेट स्पीच के रूप में जो कि मार्क करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स पे, चलते हैं देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अभी अभी कहा गया है कि वी कांट इनेक्ट अल्लाह हियर, सुप्रीम कोर्ट द पीआईएल सेकिंग यूनिफॉर्म एज अगेन। अभी क्या है कि हमारे मतलब जो मैरिज एज का है ना, बड़ा मतलब ओवरलैपिंग है। किसी में 21 साल है, किसी में 14 साल है, किसी में 18 साल है। तो इस चीज़ को लेकर के जब तक आएगा नहीं ना तो तब कहा नहीं है। लेकिन शारदा कमेटी के हिसाब से जो 1929 में आई हुई थी, इसको लेकर के 18 जो कि 14 होना चाहिए, 14 गर्ल्स की और 18 बॉयज़ की होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये फ़ोटोज़ देख सकते हो आप कि जो हमारे ये रिलीफ कैंप में गए थे हमारे फोर्सेस, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया हुआ था उसको लेकर के है। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो कि उनकी मीटिंग हो रही है। फिर उसके बाद जिस तरह से देखिए जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में क्रैक डेवलप हुआ था ना, वैसे ही देख सकते हो आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रोड्स पे भी क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए मैं ये बताऊंगा ना कि जो एरिया पड़ जाता है हिमालय के रेंज में, यहाँ से ये इस तरह से आप बोल सकते हो, ये आप ये ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से जो भी ये एरिया है हमारी, ठीक है, ये मतलब सबडक्शन एरिया के पास में है। तो इसकी जो कि यहाँ पे दिक्कत आती है हमेशा इस तरह की। एक सेकंड थोड़ा सा हम देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है रिकॉर्डिंग में। एक सेकंड वेट, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के बूस्ट हमने पहले डिस्कस किया, इनको प्राइवेसी। देखिए होता क्या है कि आप अगर मान लिया, मैं एग्जाम्पल्स के आपके थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मान लिया कोई मोबाइल नंबर लेने जाते हो, ठीक है, या फिर आप जाते हो कि कुछ हम करें, एक सेकंड थोड़ा सा बफर कर रहा है, एक सेकंड, ओके राइट। अब देखिए अभी क्या है कि हम अगर जाते हैं कोई मोबाइल नंबर लेते हैं, तो इसमें क्या है कि एक सेकंड थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें। हम एक सेकंड बात कर लेते हैं, वेट वेट वेट, इस चीज़ को लेकर के अभी कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था तो इस वजह से
आई होप कि ऑल ऑफ यू थोड़ा सा इसको कन्विंस करेंगे अपने हिसाब से। आप लोग आते हैं, एक सेकंड। ओके, अब यहाँ पे देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के है। तो आगे हम देखेंगे कि मतलब ये है इसमें, मान लीजिए अगर आप नंबर लेते हो एक जगह से, मोबाइल नंबर, तो लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ना आपके आधार कार्ड, वोटर जो भी होता है आधार कार्ड, इसमें क्या आपका बायोमेट्रिक जो कि डाटा होता है वो उसका मिसयूज करने के लिए, जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में जो कि ब्रीच हुआ था। ट्रेन जो कि एक ऐप होता है, ठीक है, उसका जो कि डाटा ब्रीच होता है। इनका ये कंसर्न से जो किया जा रहा है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका प्राइवेसी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट सर हैं हमारे एम वेंकैया नायडू, इन्होंने क्या किया 1999 में जो कि यूनेस्को ने मदर डे के रूप में 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया। और इस साल का जो थीम है मल्टी लैंग्वेस्टिक एडुकेशन ए नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म एडुकेशन को लेकर के है। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कुछ, पहले इस आर्टिकल के हिसाब से मैं डिस्कस करूँगा, फिर अपना व्यू जो कि दिखाऊंगा। आर्टिकल है ये, फिर उसका माई व्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा है कि अगर हम मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो कि इंक्रीज होगा। मोस्टली होता क्या है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसमें लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम में ऐसा कोई न्यूज़ पेपर है ही नहीं जो ऑथेंटिक तरीके से जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे। इंग्लिश पेपर बहुत से ऐसे हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक कर सकते हो कि बहुत डायनेमिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और इनका ये कहना है कि मल्टीपल लैंग्वेज में एडुकेशन होना चाहिए, और इसमें रोल जो प्ले कर सकते हैं स्कूल, कॉलेज, टीचर्स कर सकते हैं, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है हमारा वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करके हम अदर जो कि लैंग्वेज को भी प्रमोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चैट जीपीटी आया हुआ है, इसका ये सबसे बड़ा फीचर्स है इसको इससे कॉन्टेक्स्ट में लेकर के कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको, जो बड़ी लैंग्वेज है इंग्लिश वगैरह, उनको एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में ट्रांसफॉर्म करना। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये भी प्रोविजन लाई है कि हम जो व्हाट्सअप है अब उसमें भी एक सर्च इंजन की तरह यूज करेंगे, और मदर टोन में जो कि लोकल लैंग्वेज में जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा जो मैं तो अभी व्हाट्सअप वाला अपने से जुड़ा हूँ, इनमें ये जो कह रहे हैं कि अभी तक मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है ये कंसंट्रेट कहाँ पे है, वो इंग्लिश ओरिएंटेड है। और इनके बात से सही भी है। और तो इससे क्या हो रहा है कि दिक्कतें ये आ रही हैं, कुछ जो रीजनल लोकल लैंग्वेज है उनका डिसएडवांटेज भी हो रहा है, मतलब उनका प्रमोट नहीं हो रहा। उससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जो है कि काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को सुधारना चाहिए। इसके बाद ये और जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो बात करते हैं को प्रमोट करने, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करें। इससे पहले आपको ये भी करना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है या जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, पहले वो आप तो लोकल लैंग्वेज में लाओ। आपको जानकर कि बड़ा सरप्राइज होगा कि जो यूपीएससी है, ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो केवल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिक सर्विसेज, केवल ये इंग्लिश में ही होता है। आपको तो पहले इसको बदलने की ज़रूरत है ना, बजाय कि आप फोर्स करिए। हाँ, कुछ सेक्टर में काम कर रहे हैं जो ये है, इसमें बोला जा रहा है AICTC जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को करता है, इसने कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को जो है कि लोकल लैंग्वेज के लिए प्रमोट किया है। बात सही है, ठीक है, कर रही है, लेकिन आप प्रमोट कर दे रहे हो क्या लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, फिजिक्स या कंप्यूटर या फिर अदर लैंग्वेज की बुक्स हैं, आप यहाँ तो पढ़ा रहे हो, बट पढ़ाने से थोड़ी होता है, वो चीज़ करो। दूसरी चीज़, क्या आपके पास इतने स्किल्ड टीचर हैं कि आप उनको जो कि कर दो, तो ये भी चलने पर। देखिए जो मैं बता रहा हूँ फिर उसी का उल्टा कर दीजिए, उस पॉजिटिव निगेटिव में हो जाएगा। नीड है कि उस सोल्यूशन क्या दे रहे हो आप, इधर क्लियर। इसके अलावा मैं और भी एक चीज़ बताऊंगा कि थोड़ा सा हो सका ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाए। जो इलीट फैमिली है, इलीट फैमिली में मैं उनको बताऊँ जो लिटरेट हैं या जो बिजनेसमैन पावरफुल हैं या फिर जो पॉलिटिशियन हैं, क्या उनके चाइल्ड, रिश्तेदार, क्या वो
लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं या फिर लोकल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, क्या वो, एक सेकंड देख लें प्रॉपर रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, चल रही। मान लीजिए कि ये कहते हैं कि हम लोकल लैंग्वेज, क्या मैं उनसे पूछूं, वेंकैया नायडू सर से ही मैं पूछूं, क्या अगर इनकी चाइल्ड है, क्या वो हिंदी हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं? हिंदी मीडियम की तो बात छोड़िए, क्या इनके बच्चे हिंदी मीडियम में गए थे? ठीक है, क्या ये संस्कृत पढ़ाएंगे? क्या ये अवधि मगधी पढ़ाएंगे? ये चीज है, मेरा आर्गुमेंट है। ये थोड़ा सा हार्श है बट मैं क्वेश्चन है मेरा ये। तो मतलब ये चीजें है कि ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भोजपुरी, मैं मराठी, मैं तमिल तेलुगु बोल रहा हूँ, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसी में हूँ, तो क्या मेरा क्या फ्यूचर है, इसको सबसे पहले डिफाइन कर दो आप। हिंदी मीडियम में मैं बताऊं, आईएएस में कितने परसेंट जो लोग की सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, 10% भी अगर फाइनल रिजल्ट 1000 का आता है तो क्या 100 लोग भी सेलेक्ट होते हैं अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज के? कितने जो टॉपर्स हैं जो कि फर्स्ट लैंग्वेज में अब तक फर्स्ट टॉप में आए हुए हैं, टॉप 10 में आते हैं, जो कि वो अदर देन हिंदी क्यों आप नहीं देखेंगे। वो आप एक तरफ से कहते हो कि इंग्लिश कॉलोनियल लैंग्वेज है, कॉलोनियल माइंडसेट है, और दूसरी चीज वो टॉप कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, क्या वो इंग्लिश की वजह से कर रहे हैं या फिर उनके पास एक एक्स्ट्रा गॉड गिफ्टेड नेचर है? तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट मेरा ये आंसर है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल्स में हम आते हैं, देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे जो ग्लेशियर को लेकर के है, ग्लेशियर लेक्स को लेकर के है, तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो चीज़ें हो रही हैं एक रिपोर्ट के अनुसार से आ रहा है। और उसके बाद ईडी को लेकर के, अभी देखिए ईडी का मतलब ये है, एलिगेशन क्या है कि जैसे ईडी का एलिगेशन ये है कि 25 रुपये, ठीक है, पर टन कोल जो कलेक्ट होता था उस पर लगाया जा रहा था, और इससे कलेक्ट करके 540 करोड़ रुपए के आसपास लगाया जाता, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स में गया है, इस चीज़ को लेकर के है। तो ये ज़्यादा डीप में नहीं है, और आगे हम देखेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद देखिए एक अभी रिसर्च हुआ है कि जो उस रिसर्च में जो निकल करके उसका ना सोल्यूबल एडमेलिड साइलेस, ठीक है, ये है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एस और कैपिटल में ए और सी। ये एक तरह के ना काउंटरसेप्टिव पिल है, मतलब टैबलेट है बोल सकते हो आप। ये क्या है, मेल के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम हमेशा कहते हैं काउंटरसेप्टिव या फिर प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन जो कि वुमेन को देते हैं, मेल्स को नहीं। लेकिन ये जो टैबलेट है, आप बोल सकते हैं सोल्यूबल एडलेली साइलस, ये मेल के लिए है। मेल अगर ये खा लेता है, मान लीजिए फिजिकली होने से पहले अगर ये खाता है, तो 2 से 2.5 घंटे तक इसके मतलब जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है उसको मतलब न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब नहीं होगी। तो ये एक रिसर्च है हमारे लिए, रिसर्च पेपर है। फिर इसके बाद जो काउंसलर को लेकर के है, तो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 में ये कहा गया है। तो इसको आप देखिए, क्या होता है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इनके परफॉर्मेंस, इनकी जो एलिबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है, एक्टिविटी के बेसिस पे इनको केस कितने लड़े हैं उस बेसिस पे इनको जो कि ये क्राइटेरिया दिया जाता है। जापान का नेटो सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के अंगेंस्ट में। फिर इसको प्रॉक्सी वार यूएस और चाइना के बीच में, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स पे चलते हैं। देखिए लेंडबी, ये क्या है, FLDG स्ट्रक्चर। अब ये क्या है कि जो आपको लोन प्रोवाइड करने वाला ऐप था उसको जो कि बैन कर दिया गया, रुक गया। अब ये है BVR सुब्रमण्यम सर, अब इनको चीफ जो कि न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नीति आयोग को जो कि सप्लाई पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ओरली रेमिटेंस इस समय सबसे कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर सबसे कितना कम है, राइट। तो ये हमने दोस्तों बेसिक चीज़ें डिस्कस किया अपने आर्टिकल्स में, और आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय माई वीडियो। कोई भी क्वेरी होगी तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो और आज के डिस्कशन में 21 फरवरी 2023 में बस इतना ही दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।